पढ़ लें भाई, चलो टाइम कम है। संविधान संशोधन पढ़ेंगे। नाम सुना है? हंस रहे हो, मतलब सुना है। भाग क्या है? इसका पार्ट है भारतीय संविधान का 20 और आर्टिकल 368 ही है बस, खाली एक ही आर्टिकल है, अकेला इम्पोर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसका भाग भी और इसका ये आर्टिकल भी। होता क्या है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, संविधान संशोधन क्या होगा आपके हिसाब से? भाई बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ यार। ये 4-5 टाले जाए, सारी टाले जाए यहाँ से। संविधान संशोधन का मतलब है, ठीक है, संशोधन करना, अमेंडमेंट करना, ठीक है, मतलब संविधान में से कोई चीज़ हटाना या संविधान में से कोई नई चीज़ जोड़ देना, ठीक है। हटाएंगे क्यों? आउटडेटेड हो गई है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नया वर्जन आ गया है। फ़ोन के भी तो नए वर्जन आते रहते हैं ना, लैपटॉप, फ़ोन, चीज़ें बदलती रहती हैं। ऐसे ही अब जो पुराने टाइम पर कोई चीज़ें लागू थी, अब उसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है, आउटडेटेड हो गई है चीज़, हम उसको हटा सकते हैं। या फिर हमें कोई ऐसी चीज़ जोड़नी है जो संविधान में है ही नहीं, ठीक है। जैसे पहले ना, जब ये कंप्यूटर नहीं था या इंटरनेट नहीं था, संविधान तो तब भी था, ठीक है। तो उस टाइम पे ये आईटी वाईटी के मुकदमे, आईटी वाईटी से रिलेटेड क्राइम नहीं होते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्राइम नहीं थे। जब ये टेक्नोलॉजी आ गई तो क्राइम होने लगे। अब क्राइम होने लगे तो उसके लिए कानून चाहिए। कानून बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे संविधान में उसके लिए कुछ बताया हुआ होना चाहिए, उसके बारे में कुछ कहा होना चाहिए संविधान में। और संविधान में ऐसी कोई बात थी नहीं कि भाई अगर इंटरनेट से रिलेटेड कोई इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसका क्या प्रोविज़न होगा, तो इसलिए वो चीज़ जोड़नी ज़रूरी है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं या तो संविधान में क्या कर गया, कोई नया बिल बना गया या कुछ और चीज़ें कर गए, या फिर एक छोटा सा हम वो देख लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था। आप ये सोच लो, शिक्षा का अधिकार क्या नहीं था? मौलिक अधिकार नहीं था। अभी क्या है? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। कब से है? 86वां संविधान संशोधन 2002 से, ठीक है। यहां से शिक्षा का अधिकार ना मौलिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल में? 21 क में या 21 ए में, ठीक है। अब इसमें ये मौलिक अधिकार है, तो 21 क जो है वो पहले संविधान में नहीं था ना, ठीक है। इसको 2002 में जोड़ा गया है और इसमें क्या बात शामिल कर दी? ये बात शामिल कर दी 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे होंगे उनका मौलिक अधिकार है फ्री में शिक्षा लेने का, फ्री में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का, 8वीं तक की शिक्षा लेने का उनका मौलिक अधिकार है। ये चीज जोड़ दिया, ये उनका मौलिक अधिकार है। किसमें? 21 में। तो ये कभी ना कभी तो जोड़ी गई ना, 2002 में जोड़ी गई। तो यही चीज जोड़ा जाना ही संविधान का संशोधन है, ठीक है। या फिर हमारे पास है ना एक मौलिक अधिकार और था, आर्टिकल, ठीक है, 31 में। आप ये समझ लो, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। क्या अभी भी संपत्ति का मौलिक अधिकार है? संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। इसको हटा दिया। कब हटा दिया? 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 में इसको हटा दिया। और क्या बना दिया इसको? अब 300A में क्या है? ये कानूनी अधिकार है, बस एक लीगल राइट बन के रह गया है। मतलब पहले ये मौलिक अधिकार था, अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर दो चीजें देख रहे हैं हम, एक तो चीज प्लस करी गई है और एक चीज माइनस करी गई है, एक चीज हटा दी है, एक चीज जोड़ दी है, ठीक है। तो किसी चीज को जोड़ना संविधान में और किसी चीज का हटाना संविधान में से, ठीक है। तो वही क्या है? संशोधन है, संविधान में संशोधन है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से जब हम कोई चीज जोड़ दें या कोई चीज हटा लें तो उसी को संविधान संशोधन कहते हैं,
ठीक है भाई। और ये संविधान संशोधन के बारे में जो बताया गया है वो भाग 20 बताता है हमारे संविधान का, और आर्टिकल कौन सा है 368। ये वाला प्रोविजन हमने किस देश से लिया है? संविधान में संशोधन करने का जो प्रोविजन है हमने हमारे देश के संविधान में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें दूसरे देशों के संविधान से ली हैं। ठीक है, जो सोर्सेज हैं हमारे कई सारे अलग अलग देशों से, जैसे ब्रिटेन से, अमेरिका से, रसिया से, कनाडा से, फ्रांस से, जापान से, हमने अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया हमने। ठीक है, तो यही है। तो ये वाली चीज़ हमने किस देश से ली है? ये वाली चीज़ हमने ली है भाई दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, रह जाएगा याद। ठीक है, ये चीज़ हमने दक्षिण अफ्रीका, दो चीज़ें पता लग गई हमने। ठीक है, पहली बात तो संविधान संशोधन होता क्या है, दूसरी चीज़ भारतीय संविधान के किस भाग में है, ठीक है, किस आर्टिकल में और कहाँ से हमने ये लिया है। अब चीज़ ये संविधान में संशोधन का मतलब है संविधान में संशोधन कौन करेगा, अमेंडमेंट कौन करेगा? ठीक है, कौन कर सकता है संविधान में संशोधन? संसद ही है हमारे पास। ठीक है, संसद ही करेगी, उसी को पावर है संविधान में संशोधन करने की। ठीक है, तो क्या संसद किस तरीके से संविधान में संशोधन कर सकती है? जो हमने संविधान में संशोधन करने के लिए बिल पास करती है, हमें ये पता है बिल पास करती है, और बिल पास करने के लिए अलग अलग मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, अलग अलग टाइप के बिल हैं, उसको पास करने के लिए अलग अलग मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी मतलब बहुमत चाहिए। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो साधारण बहुमत से हो जाएंगे, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत का पता आप लोगों को। ठीक है, कुछ तो संविधान में संशोधन ऐसे होंगे जो संसद साधारण बहुमत से बिल पास करके कर देगी, कुछ ऐसे होंगे जो विशेष बहुमत से करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे होंगे विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज़्यादा राज्यों की मंजूरी भी चाहिएगी हमें, तब हो पाएंगे वो। तो इसके साथ में इससे पहले एक चीज़ और ज़रूरी है कि संविधान में संशोधन तो हम कर सकते हैं, पर कुछ प्रोविज़न ऐसे भी हमारे संविधान में जिनको आप नहीं छेड़ सकते हो। तो कुछ तो ऐसे हैं, देखो 3 तरीके तो हैं ही हैं हमारे पास कि आप कर लोगे संविधान में संशोधन, मान लेते हैं हम कर लें, कोई चीज़ घटाओ हटाओ, ठीक है, या जोड़ो आप कर दो। पर कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिनमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसको बोला जाता है। ठीक है, और ये याद रखना जरूरी है, संविधान की मूल भावना। ठीक है, संविधान की मूल भावना जो है इसमें संशोधन नहीं होगा भाई। संविधान की जो मूल भावना है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है संसद। अब मूल भावना क्या है? ठीक है, संविधान की मूल भावना में संशोधन नहीं करा जाएगा किसी भी मेजोरिटी से, किसी भी तरह की किसी मेजोरिटी से, ना विशेष बहुमत से, ना विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज़्यादा राज्यों से पूछने से, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग अपने निर्णयों में इसके बारे में अलग अलग अपने आदेश दिए हैं, अलग अलग उनके, ठीक है, आदेश हैं इसमें। ठीक है, कि आप नहीं कर सकते हो। तो कैसे, क्या क्या नहीं कर सकते हो, मूल भावना में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, किन में संशोधन नहीं हो सकता? ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, हमारा देश कैसा है ये बताओ, हमारा देश कैसा है? हमारा देश है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है हम। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों क्या है, मूल भावना है। ऐसा नहीं कर सकती संसद के हमें लोकतंत्र से हटा के, यार गणतंत्र से हटा के क्या हमें क्या कर दे, राजतंत्र में बदल दे, कि संविधान में संशोधन कर दिया, लो भाई अब से है ना यहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं होगी, अब कुछ और ही होगा यहाँ पे, ऐसा तो ये नहीं करा जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं करा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे इसी में हमारी उद्देशिका में क्या शामिल है, समाजवाद। ठीक है, ये वाली चीज हमेशा रहेगी, इसको नहीं बदला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, हमारा देश हमेशा पंथ निरपेक्ष रहेगा। ठीक है, किसी धर्म, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म को समर्थन नहीं करेगा, सब धर्म राज्य के प्रति, राज्य के लिए समान होंगे। ठीक है, एक किसी भी धर्म के विकास के लिए काम नहीं करेगा, पंथ निरपेक्षता दिखाएंगे हम, ये हमारे संविधान की मूल भावना है। तो ये चीजें है ना, जो लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है कि न्यायपालिका हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी भाई। ठीक है, वो हमेशा आज़ाद रहेगी। ठीक है, उस पर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं होंगे, न्यायपालिका पे ऐसे ही काम करेगी, उसकी स्वतंत्रता आप नहीं छीन सकते हो। ठीक है, और क्या नहीं करा जा सकता, न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र रहेगी। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, हमें पता है भारत संघ है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, भारत का संघीय ढांचा,
भारत का जो संघीय ढांचा है वो हमेशा रहेगा भाई, ठीक है, हमेशा रहेगा, उसको नहीं बदल सकते हो आप। इसके अलावा न्यायालय की पुनर्विचार करने की शक्ति, आर्टिकल 13 में जो है न्यायालय पुनर्विचार जो करता है किसी भी कानून पे, ठीक है, जैसे कि संसद ने कोई कानून पेश करा, पास कर दिया संसद ने, और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायपालिका देखेगी ये संविधान के अनुसार है या नहीं है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करेगी, उसका देखेगी उसमें, ठीक है, तो वो चीज़ भी हमेशा रहेगी। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो हमारे संविधान का मूल दिखाती हैं कि भाई ये हमारे संविधान में, ये मूल भावना है हमारे संविधान की, वो मूल भावना और उनमें संशोधन नहीं होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर इसी को हटा दिया, या फिर संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, ये भी चीज़ होगी संविधान की सर्वोच्चता, आप खुद भी सोच सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। संविधान हमेशा सर्वोच्च रहेगा भाई, ठीक है, संविधान की हमेशा सर्वोच्चता, ऐसा नहीं करा जाएगा संविधान से ऊपर कोई चीज़ लेके आ जाओ, या प्रधानमंत्री का आदेश संविधान से ऊपर होगा, या राष्ट्रपति का आदेश संविधान से ऊपर होगा, या किसी संसद का संविधान से ऊपर होगा आदेश, ये भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो संविधान हमेशा ही ऊपर रहेगा भाई, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इनमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो, ये इनमें संशोधन नहीं होगा, ये संविधान की मूल भावना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं इसके कर कहाँ सकते हैं, संशोधन हो कहाँ सकता है, ठीक है, और कितने तरीके से हो सकता है संशोधन। संशोधन करने के, संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। संविधान में संशोधन करना है, संविधान में से कोई चीज़ या तो आपने हटानी है या कोई चीज़ उसमें जोड़नी है, उसको करने के 3 तरीके हैं, या उसको 3 तरीके से आप संविधान में संशोधन करने के लिए बिल पास करना पड़ेगा, और बिल पास करने के, संविधान से संबंधित बिल पास करने से, संविधान में संशोधन करने से संबंधित बिल पास करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका है साधारण बहुमत से, आप कोई भी बिल साधारण बहुमत से पास कर दो, संविधान में संशोधन करने का, ठीक है, लागू हो जाएगा। एक बार सुनिए इसको, कह दिया मैं बाद में कर लिया, बुझ ले फोन। नंबर 2 विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत। नंबर 3 विशेष बहुमत तो रहेगा ही, प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन, आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। विशेष बहुमत तो होगा ही, आधे से ज्यादा राज्यों से आपको पूछना ही पड़ेगा। जैसे हमारे देश में अभी राज्य कितने हैं, 28, ठीक है, 28 राज्यों में से आपको 15 राज्यों से पूछना पड़ेगा। 15 राज्य अगर एक रिजोल्यूशन पास करेंगे, एक संकल्प पास करेंगे, एक बिल पास करेंगे अपनी विधानसभा में, अपने राज्य की विधानसभा में, तब वो चीज़ लागू होगी, नहीं तो नहीं लागू होगी, ठीक है। इस तरह के आप संविधान में संशोधन इन 3 तरीके से कर सकते हो। जो संविधान में संशोधन से संबंधित बिल होता है वो इस 3 तरीके से पास हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। संविधान में संशोधन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बिल लेके आना पड़ेगा संसद में, किसी भी सदन में, किसी भी सदन का मतलब किसी भी हाउस में, लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी, कहीं पर भी एक बिल आएगा, फिर उस बिल पर वोटिंग होगी, वो फेल या पास होगा। तो उसको फेल और पास करने के तरीके हैं भाई ये 3। उस बिल को या तो फेल करोगे या पास करोगे या कहाँ करोगे, तो उसको पास करने के तरीके हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो बिल बहुत सी साधारण सी श्रेणी का है, ठीक है, हमें संविधान में कुछ साधारण सा संशोधन करना है, उसकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको हम साधारण बहुमत से पास करेंगे, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट सी चीज़ है तो उसको हम विशेष से कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। अब इनको कैसे करेंगे, साधारण बहुमत का मतलब होता है, ठीक है, आधे से एक ज़्यादा, ठीक है, या आप कह सकते हो आधे से एक ज़्यादा जो कुल हैं, टोटल सदस्य हैं, इस तरीके से कुल सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के कुल जो सदस्य हैं उनका आधा करो और उसमें एक जोड़ दो, जो भी आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपका बिल पास होगा, साधारण बहुमत, आधे से एक ज़्यादा, तो ये साधारण बहुमत है। 20 सदस्य है, ठीक है, 11 कहेंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है, 50 सदस्य हैं, 26 कहेंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें। तो इस तरीके से साधारण बहुमत होता है ऐसे पास। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, ठीक है, 2/3 बहुमत,
ठीक है, 2/3 बहुमत। ये 2/3 बहुमत से होगा कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का। इसमें यहाँ पे ध्यान चीज देने की क्या चीज है, मान लेते हैं हमारी संसद में, हमारी लोकसभा में, ठीक है, अभी कितने हैं अधिकतम सदस्य, अधिकतम कितने हैं, 543 नहीं है भाई, कितने बार बताया जाएगा, हैं 543 है अभी, पर 543 में से ये मान लो कि 50 ही हैं अभी प्रेजेंट, आज बिल पर वोटिंग हो रही है, 50 ही प्रेजेंट है, और 50 में से 26 कह रहे हैं, ठीक है, पास कर दो जी। क्या पास हो जाएगा, नहीं होगा। पहले कुल बहुमत का, कुल संख्या का बहुमत होना चाहिए। कुल संख्या का बहुमत कितना होगा, 543 का आधा प्लस 1, ठीक है, पहले तो इसकी मेजोरिटी होनी चाहिए, इतने प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। कुल सदस्यता का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है, सदन की कुल सदस्यता, सदन की का कुल बहुमत, ठीक है, जो सदन में सदस्य हैं उनका बहुमत, पहले तो कितने सदस्य हैं उनका बहुमत, वो जो प्रेजेंट है ना फिर उनका 2/3 बहुमत, जो प्रेजेंट है उनका 2/3 बहुमत, प्रेजेंट है और वोट देने लग रहे हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए फिर, ठीक है। तो पहले तो कितने चाहिए, पहले तो हमें चाहिए इसके आधे, ठीक है, इसके आधे से ज्यादा, और फिर कितने चाहिए वो वोट देने वाले, फिर 2/3 बहुमत चाहिए हमें, एक तरह से ऐसे। तो ये 2/3 बहुमत का मतलब है, ठीक है, तो 2/3 बहुमत से पास होगा, जो भी बिल 2/3 बहुमत से पास होगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम विशेष बहुमत। नहीं हुई क्लियर ये बात, ठीक है। फिर तीसरे वाला चीज क्या है, ये वाली तो रहेगी रहेगी, ठीक है, 2/3 तो रहेगा ही, इसमें ये आधे राज्यों वाली चीज और जुड़ जाएगी, ठीक है। पहले तो आप 2/3 बहुमत से उसको लोकसभा से, राज्यसभा से पास करो, उसके बाद उसको अलग अलग राज्यों की, ठीक है, विधानसभाओं से पास करवाओ, कि अलग अलग राज्य, कितने राज्य हैं, आधे से एक ज्यादा, 15 राज्य, ये कहें कि हाँ भाई हम रेडी हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे वो रिजोल्यूशन पास कर दें, या वो एक संकल्प पास कर दें, या एक बिल पास कर दें उससे ही संबंधित, कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या हम इसको लागू करेंगे भाई, तो उनका समर्थन चाहिए, ठीक है। अगर वो देते हैं समर्थन तो लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये 3 तरीके हैं, ठीक है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का, ठीक है, समर्थन। ये तरीके हैं 3 संविधान में संशोधन करने के, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा संशोधन होगा, किस तरह की चीजें संशोधन कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सी कर सकते हैं और यहाँ पे कौन सी कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा वैसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, आ रही है बात समझ में, आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने बताया यह साधारण नाम है, साधारण से याद कर लो कि साधारण सी चीजें होंगी यहाँ पे। साधारण सी चीजों का मतलब है, हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं, ठीक है, 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 2, 3, 4 से संबंधित जब भी कोई संशोधन होगा, ठीक है, तो वो साधारण बहुमत से करा जाएगा, ठीक है। और इसको तो हम मानते ही नहीं है, पहली बात तो ये है, इसको मानते ही नहीं है किसमें, ठीक है, संशोधन में, इसको मानते ही नहीं है संशोधन में। बस ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि संशोधन इससे भी होता है, संविधान में तो संशोधन होता है, पर ये वाला जो संशोधन है ये 368 में नहीं माना जाता, मैं ये कहना चाह रहा हूं बस। मतलब संविधान में तो है संशोधन, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 2, 2, 3, 4 में संशोधन कर रहा है ये, ठीक है, पर ये इतना नहीं है, ऐसे नहीं है कि इसको 368 के में रख ले। 368 में बस ये 2 ही संशोधन होते हैं, 368 में 2 ही संशोधन होते हैं, ठीक है। या फिर जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक अधिकारी कौन कौन से हैं भाई हमारे, बताओगे एक आध का नाम किसी का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, कैग हो गया, महान्यायवादी हो गया, ठीक है, महाधिवक्ता हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, वित्त आयोग हो गया, ये सारे के सारे इनके जो ना वेतन और भत्ते, इनके वेतन भत्तों से संबंधित कोई भी बिल होगा, मतलब इनके वेतन भत्ते बढ़ाने हैं, कोई संशोधन करना है, कोई चीज करनी है, तो वो भी साधारण बहुमत से हम कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए भी हमें विशेष बहुमत की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पर कर लेंगे इनसे संबंधित चीजें। क्लियर हुई है बात, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें होंगी ना, छोटे मोटे जो मैटर होंगे, ठीक है, उनको हम यहाँ पर ही निपटा लेंगे भाई, ऐसे ही निपटा लेंगे। अब बात आती है इसमें कौन से करेंगे, ठीक है। भारत एक संघ है, भारत राज्यों का संघ है, मतलब हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक, ठीक है। संघीय ढांचे से संबंधित जो भी प्रोविजन होंगे ना, उनको छोड़ गए, ठीक है, उनको छोड़ गए, जो बाकी बच गया ना संविधान में संशोधन, वो सारे यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। संघात्मक ढांचे का मतलब क्या है,
हम कौन कौन सा हमारे संविधान में वे कौन कौन सी चीज़ है जो ये बताती हैं कि हम राज्यों का संघ है, हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं। वे कौन कौन सी चीज़ें बताती हैं कि हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं? कौन कौन सी चीज़? नंबर 1, ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बताता है ना भाई, क्यों बताता है? राष्ट्रपति का चुनाव होने का तरीका, उसका चुनाव का तरीका, उसके चुनाव में, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य तो भाग लेते ही हैं, राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है, राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। पढ़ा आना ध्यान है ना, ठीक है, वे भी भाग लेते हैं इसमें। अब जब वो भाग लेंगे, जब राज्यों की भी इसमें भूमिका है, तो राज्य और केंद्र दोनों मिलाकर राष्ट्रपति का कर रहे हैं ना भाई चुनाव, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित, इसके चुनाव से संबंधित अगर कोई भी फैसला करना है, से संबंधित कोई भी फैसला करना ना, तो उसके लिए राज्यों से भी पूछना पड़ेगा। राष्ट्रपति के बारे में अगर आप कोई फैसला कर रहे हो, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई बदलाव करना चाह रहे हो उसके तरीके में, तो किससे पूछना पड़ेगा? राज्यों से भी पूछना पड़ेगा। तो इस तरह का जो संशोधन होगा कहां पर हो जाएगा? ठीक है, तीसरे में, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों से भी पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है। या फिर केंद्र और राज्य संबंध होना पड़े, मैंने कल परसों ही बताया आपको, केंद्र और राज्य संबंध बताया, ध्यान है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य संबंध जो है, ठीक है, जो उनके विधायी संबंध है, केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध, या आप ये कह लो 7वीं अनुसूची, ठीक है, हम ऐसे कह लेते हैं, समझ में थोड़ा सा आ जाएगा, 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में क्या है? लिस्ट है, ठीक है, कौन सा काम राज्य सरकार करेगी, कौन सा काम केंद्र सरकार करेगी, ठीक है ना, कौन से काम राज्य सरकार के, कौन से, ठीक है, केंद्र सरकार के, वो लिस्ट दे रखी है। इसमें 3 लिस्ट हैं। तो इन कामों में, इन शक्तियों में अगर कोई बदलाव करना है, राज्यों से कोई काम लेकर केंद्र को देना है, ठीक है, राज्यों की शक्ति कम करनी है आपको, ठीक है, तो भाई राज्यों से तो पूछना पड़ेगा, राज्यों की शक्ति कम करनी है, राज्यों से तो पूछना पड़ेगा। या फिर आप कह लो संघीय ढांचे का मतलब है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है कैसे? ठीक है, हरियाणा को कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? 5, ठीक है। इसी तरीके से जनसंख्या के आधार पर अलग अलग राज्यों को सीटें दी गई हैं, ठीक है, इतने इतने मेंबर राज्यसभा में जाएंगे भाई यहाँ से। अब उसमें कोई बदलाव करना है तो उससे रिलेटेड अगर कोई है, कोई संशोधन है, राज्यसभा से संबंधित कोई संशोधन है, उस तरह के, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ठीक है, जब भी हमारे संघीय ढांचे की बात आएगी, उसमें फेरबदल करने की बात आएगी, तो हमें कैसा बहुमत चाहिएगा? विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन, हमें ये चाहिएगा, ठीक है। यहां पे क्या, मैं क्या बता रहा था? विधायी संबंध, मतलब ये है, आप ये कह सकते हो केंद्र राज्य विधायी संबंध। केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध, इसका मतलब है, ठीक है, इनके कानूनी संबंध, ठीक है, कैसे है कानूनी संबंध? है तो इसी तरह का, पर जैसे मैं एक बता रहा था कि भाई कुछ राज्य मिलके, ठीक है, या कौन सी वो कंडीशन है जब केंद्र सरकार, ठीक है, हमारी लोकसभा या हमारी संसद, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो प्रोविजन होंगे उनमें अगर कोई फेरबदल करना है तो वो भी कहाँ पर होगा? विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्य। आपके लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है ये, पर फिर भी मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हमें ये पता लग जाए, अगर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें कम से कम आइडिया रहे। क्वेश्चन तो नहीं देखे जाते हैं आपके एग्जाम में, कोई क्वेश्चन आएगा इस तरह का, पर फिर भी थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, मैं इसलिए थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, ठीक है, ये अब जब भी विशेष बहुमत प्लस आधे से राज्यों वाले की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि संघात्मक ढांचा। वैसे कि याद रख लो, भारतीय संघात्मक ढांचे में अगर आपको कोई बदलाव करना है, ठीक है, तो उसके लिए इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। अब ये हट गए और ये हट गए, जो भी बाकी चीजें बची ना, वो सारी के सारी यहाँ पर होंगे, ठीक है। ये वाली साइड हटा दो और ये वाली हट जाएंगी साइड, ये तो अब जो भी बचेगा वो सारा यहीं आ जाएगा। नीति निर्देशक, ठीक है, मौलिक अधिकार, उनमें कोई बदलाव, मौलिक अधिकारों में बदलाव करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता? बताओ, मौलिक अधिकारों को कम बत्ती करा जा सकता, नहीं करा जा सकता? किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है, ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, करा जा सकता है, और पहले हुए भी हैं संशोधन, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, संशोधन हुए हैं, उनको कम बत्ती कर सकते हैं। तो वो जितने भी बचेंगे वे कहाँ जाएंगे? सारे के सारे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत का आपको पता ही है होता है किस तरीके से, क्लियर है ये तीनों की तीनों बातें, ठीक है, ठीक है, आगे चलें, ठीक है। तो अब हमें इन चीज़ों का पता लग गया। अभी तक हमने जो करा, हमने ये पढ़ा है भाई
कि हम पढ़ रहे हैं संविधान में संशोधन, और संविधान संशोधन का मतलब है संविधान में कोई नई चीज़ जोड़ देना, ठीक है, या कोई पुरानी चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हटा देना। और ये चीज़ें बताई गई हैं आर्टिकल 368 में, और संविधान का भाग है भाग 20। और ये हमारा ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा ये हमने लिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। संविधान में संशोधन करने के हमारे पास 3 तरीके हैं कोई भी बिल पास करने के, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत आधे से ज़्यादा राज्यों का, ठीक है। साधारण बहुमत का मतलब है, ठीक है, आधे से एक ज़्यादा, विशेष बहुमत का मतलब है 2/3, और इसका मतलब है, ठीक है, 2/3 प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन हमें चाहिए। तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें होगी है भाई, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट संविधान अभी संशोधन अभी तक हुए हैं हमारे देश में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन अभी तक करे गए हैं, जो भी करे गए हैं वो संशोधन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं संविधान संशोधन नंबर 1। इसमें ना एक बात याद रखना, 1951, इसमें एक बात ध्यान रखना, मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बस खाली वो चीज़। मैं 1 या 2 बात ही बताऊंगा आपको इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा बार पूछी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस संविधान संशोधन में केवल वो एक ही बात थी। अगर कभी आपको किसी किताब में, किसी बुक में, ठीक है, उसके अलावा भी कोई बात कोई बता रहा है या कोई आप पढ़ रहे हो, तो ये मत सोचना या तो मैंने गलत पढ़ा दिया या फिर आपने उस किताब में गलत लिख रखा है, क्योंकि एक एक्ट में एक ही काम थोड़ी ना होता है। एक एक्ट जो पास करा गया उसमें एक ही काम थोड़ी ना होता, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, पर याद कौन सा रहता है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, सबसे जरूरी हो, जो बार बार रिपीट हो रहा है, हमें वो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे काम हुए होंगे, पर हमने तो एक ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ध्यान क्या रखना हमने, तो इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है भाई, ठीक है, शेड्यूल 9 जोड़ा गया है इसके तहत, अनुसूची 9, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुसूची 9 जोड़ी गई है इसके तहत, ठीक है, रह जाएगा ध्यान। कैसे जोड़ी गई है, क्या था इसमें, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, थोड़ा सा सीमित करने के लिए, संपत्ति के अधिकार को कम करने के लिए, ठीक है। कैसे, इसमें इस अनुसूची में जिस भी बिल को डाल देते हैं ना, जिस भी काम को डाल देते हैं, जिस भी एक्ट को डाल देते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की पावर खत्म हो जाती है रिव्यू करने की। सुप्रीम कोर्ट की पावर खत्म हो जाती है जांच करने की। सुप्रीम कोर्ट उसमें जांच नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उसको हटा नहीं सकता, एक तरह से परमानेंट हो जाती है। इसमें जो भी चीज़ सरकार डाल देती है ना 9वीं अनुसूची में, शेड्यूल 9 में जो भी चीज़ सरकार डाल देती है, वो चीज़ संविधान की जो न्यायपालिका की जो पावर है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है, एक तरह से ये लगा लो, वो सीमित हो जाती है, उस पर वो विचार नहीं कर सकती है। क्लियर है ये बात, 9वीं अनुसूची। और ये क्यों करा गया था, भूमि सुधार लागू करने के लिए, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को थोड़ा सा सीमित करने के लिए। संपत्ति के अधिकार को खत्म नहीं करा है, मैं खत्म करने ही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको सीमित करने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। फिर अगला संविधान संशोधन है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। इसमें क्या चीज डाली गई है, क्या चीज था, वे दोनों तो कर रखे हमने। इसके अलावा भी इसमें एक चीज है, देखो 1956 से पहले ये 7वां संविधान संशोधन है, नवंबर 1956 में लागू हो गया था शायद ये, ठीक है, 1956 में लागू है। इसके लागू होने से पहले, इस एक्ट के लागू होने से पहले, ठीक है, हमारे देश में 4 टाइप के राज्य होते थे, 4 टाइप के राज्य होते थे। भाग क के राज्य, ठीक है, ऐसे स्टेट जो पार्ट ए में आते थे, ऐसे स्टेट जो पार्ट बी में आते थे, ऐसे सी और डी, 4 टाइप के राज्य थे। 4 टाइप के राज्य होते थे, ए बी सी डी, 4 टाइप के अलग अलग टाइप के राज्य होते थे हमारे देश में, ठीक है। तो इसके तहत क्या करा गया, सबसे पहले उन चारों के चारों टाइप के राज्यों को खत्म कर दिया, अब से नहीं रहेंगे भाई। और फिर नई तरह के राज्य बनाए गए, जो नए राज्यों का गठन हुआ, 14 राज्य, ठीक है, प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये बनाए गए। तो क्या हुआ, ठीक है, तो हमारे देश में इससे पहले 1956 से पहले 4 टाइप के राज्य होते थे। भाग ए के राज्य, उस भाग ए का मतलब है उसमें जो 5, 7, 8, 10 राज्यों की लिस्ट थी, ठीक है, उनके लिए कुछ अलग से चीज़ें थी, उसमें कुछ अलग तरह के राज्य थे।
बी में कुछ राज्य शामिल थे, सी में कुछ राज्य, एक दो और था सी में। मतलब एक तरह से लगा लो जिस तरीके से हमने अभी बांट रखे ना, दो तरह के, एक तो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस में लेजिस्लेचर, ठीक है, मतलब विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश, एक हम कह रहे हैं पूर्ण राज्य, ठीक है, एक राज्य कह रहे हैं। तीन तरह के तो अभी भी हैं हमारे पास। तो इसी टाइप के ये लगा लो उस टाइम पे 4 राज्य होते थे, 4 तरह के राज्य होते थे, और उन 4 में ए बी सी डी 4 कैटेगरी कर रखी थी उन राज्यों की। अब हम उनमें नहीं जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी कैटेगरी थी, क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, अब उन सब को खत्म करा और क्या नए राज्य जो बनाए गए कितने बने, 14 राज्य बने, ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उसके बाद 1956 के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता गया, जैसे 1960 में, ठीक है, 1960 में मुंबई प्रांत को अलग करके, मुंबई राज्य को अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बना दिए, तो 15 राज्य हो गए, ठीक है। फिर आगे चल गए, फिर ऐसे ही करा, फिर 66 में हरियाणा ही बन गया, फिर इस तरीके से बनते बनते और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं, 28 राज्य है, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आज हम यहाँ पहुंच गए, मतलब ये शुरुआत यहाँ से हो रही है, ठीक है। इसके अलावा फिर और क्या चीज़ है, और क्या चीज़ जोड़ी गई है इसमें, ठीक है, एक राज्यपाल को एक से ज्यादा राज्यों का काम दिया जा सकता है भाई। एक राज्यपाल को एक से ज्यादा राज्यों का काम दे देंगे, ठीक है। जैसे मुंबई, जैसे हरियाणा का राज्यपाल नहीं है, या हरियाणा का है पंजाब का नहीं है, तो उसको ही दे देंगे भाई आप पंजाब का भी काम देख लो, ऐसा भी करा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एक हाईकोर्ट एक से ज्यादा राज्यों में भी काम देख सकता है। एक हाईकोर्ट एक से ज्यादा राज्यों का काम देख सकता है। कैसे, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है, पंजाब का भी देख रहा है, हरियाणा का भी देख रहा है, और ठीक है चंडीगढ़ का भी देख रहा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट है, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, इनका काम देख रहा है। मुंबई है, मुंबई हाईकोर्ट, महाराष्ट्र और गोवा का देख रहा है, ठीक है, और कहाँ का देख रहा है, दमन दीव दादर नगर हवेली, ठीक है। कोच्चि हाईकोर्ट है, केरला हाईकोर्ट, केरला का देख रहा है, लक्षद्वीप का देख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एक हाईकोर्ट को एक से ज्यादा राज्यों का काम भी दे सकते हैं। ये चीज कहाँ पे है, 7वां संविधान संशोधन, रह जाएगा याद, ठीक है। इसके बाद है फिर हमारा इंपॉर्टेंट 24वां संविधान संशोधन, वो तो तुमने पढ़ी रखा है। हाँ भाई, 24वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1971। क्या था इसमें बताओ, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें एक छोटी सी चीज है, कोई भी ऐसा बिल, ठीक है, कोई भी ऐसा बिल जो अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत पास होगा, ठीक है, संविधान संशोधन, कोई भी ऐसा संविधान संशोधन जो 368 के तहत पास होगा, इस बिल को राष्ट्रपति, ठीक है, क्या करेगा, पास ही करेगा, बस अनुमति देगा ही देगा भाई, इसको मना नहीं करेगा, ठीक है। मतलब संविधान संशोधन बिल को, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए मजबूर है, ठीक है, राष्ट्रपति इसको मजबूर है देने के लिए। जैसे अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में जाता है, 111 में, 111 में राष्ट्रपति के पास जाता है मंजूर होने के लिए, और 111 में राष्ट्रपति के पास कुछ पावर है, वो उसको फेल कर सकता है, मना कर सकता है, ठीक है, या पास कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर रोक के रख सकता है। रोक के रख लिया तो वीटो कर दिया, मतलब 4 ऑप्शन है उसके पास। पर यहाँ पे इस बिल में, संविधान संशोधन बिल में, जो बिल 368 के तहत पास होगा, उसमें इसके पास केवल एक ही काम करना है, और वो क्या काम करना है, इसको पास करना है, बस ये चीज है इसमें जो जोड़ी गई थी, ठीक है। लिखने की तो जरूरत नहीं है ना कि मैं यहाँ पर लिख लिख क्या बताऊँ एक एक चीज, ठीक है, ऐसे ही करते रहो, ठीक है। अगला कौन सा है, अगला है 36वां, पढ़ लो, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें क्या है भाई, क्या चीज है 36वां संविधान संशोधन 1975 में, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा।
और अब सिक्किम जो ना भारतीय संघ में शामिल हो गया है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं हम, उस यूनियन ऑफ स्टेट में एक स्टेट और आ गया है, ठीक है, जो पहले हमारा स्टेट नहीं था, जो पहले एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है, अब वो हमारा हो गया है, वो शामिल हो गया है। तो उसको शामिल करने के लिए हमने क्या करना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा है। चलो ये मैंने सबसे पहले दिन यही बताया था। कौन से आर्टिकल में संशोधन होया, ये आर्टिकल 2 के तहत इसको शामिल करा या 3 के तहत? 2, ठीक है, 2 के तहत होया ये शामिल, ठीक है। तो क्या हुआ, पार्ट 1 में बदलाव होया, 2 में बदलाव होया कि अब जो हमारी लिस्ट थी, राज्यों की जो लिस्ट थी हमारे पास कि हमारे भारतीय संघ में ये राज्य हैं, अब उसमें एक नाम और जुड़ गया। अब वो नाम जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो वही संशोधन, और ऐसा संशोधन कौन से बहुमत से पास होगा, साधारण बहुमत से करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है। हो रहा है ये। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया हमने। इससे पहले इसको हमने क्या दिया था, 35वें संविधान संशोधन से, ठीक है, संबंधित राज्य बोल रहे थे हम इसको कि भाई आप हमारे से संबंधित राज्य। और सिक्किम वालों ने कहा, सिक्किम पहले ना इंडिपेंडेंट राज्य था, ठीक है, जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पे ये स्वतंत्र था, इंडिपेंडेंट ही रहा है कुछ साल। फिर सिक्किम वालों ने सोचा कि भाई हम भारत के साथ ज़्यादा महफूज रहेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे। तो उन्होंने विचार प्रकट करा कि हम भी भाई आपके साथ आना चाह रहे हैं। भारत वालों की हवाबाजी, बोले नहीं अभी हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे पहले आप लोगों को, हैं, ठीक है, पहले हम संबंधित राज्य का दर्जा देंगे तुम्हें, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो इसको फिर संबंधित राज्य का दर्जा किसके तहत, 35वां संविधान संशोधन। और फिर अगले ही साल, ठीक है, आँख खुल गई कि भाई मिला लो, नहीं तो कश्मीर वाला भी हाल हो उसके है, ठीक है। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को हमने हमारे देश का राज्य बना लिया, पूर्ण राज्य, ठीक है। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट, 42वां संविधान संशोधन। 42 और 44 दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे भाई, ठीक है। 42वां 1976 और 44वां 1978। ये मैं नाम आधे आधे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। कि ये देख रहे हो कॉपी में ऐसे ही मत लिखना, ठीक है, कि 42वां 1978, तो 42वां क्या है भाई समझ में ना हो। फिर 42वां संविधान संशोधन पूरा लिखना कॉपी में। 42, कोई बेचारा आपकी कॉपी ले ले, कोई नया बच्चा आ रहा हो वो ले ले, तो उसके भी समझ में आ जाए, या कल को आप भूल जाओ थोड़ा बहुत, दोबारा पढ़ते रहो तो ठीक रहे। पूरा ही लिखना इसको ना, आप इस चीज़ को पूरे लिखना। 42वां, इसको ये 2 संविधान संशोधन है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत की सिफारिश पे, ठीक है, आप ये लगा लो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी 1975-76 में, ठीक है, इंदिरा गांधी ने बनाई थी, ठीक है, उसकी सिफारिश पे ही ये करा गया था, एक तरह से ये लगा लो। अब हम अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह ने तो मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ इसने सिफारिश जो दी थी उन्हीं को करने के लिए जो है ये अमेंडमेंट करा गया था, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या होगी, संविधान संशोधन की 42वें की सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है। दूसरी चीज़ क्या होगी, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है भाई, ठीक है, लघु संविधान भी बोला जाता है इसको। इसमें इतने इंपॉर्टेंट से कुछ प्रोविजन है, इतने ज़्यादा हैं कि इसको लघु संविधान भी बोल देते हैं। अब हमने पूरा का पूरा लघु संविधान नहीं पढ़ना है, हम बस 2-4 चीज़ें पढ़ेंगे इसकी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करी गई हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारी जो उद्देशिका है, उद्देशिका प्रियम्बल, ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है, उद्देशिका में, प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, क्या क्या, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1978 में बहुत बार आता है ये, ठीक है। प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक है, ये शब्द जोड़े। हमारी प्रस्तावना में आज तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं, एक ही होया है, और उसी एक में ही ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं, ठीक है भाई। एक तो ये चीज़ है।
इसके अलावा फिर क्या है, हमारे संविधान में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं होते थे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, तो क्या जोड़ दिया, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए। कितने, 10। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 51 क। और कौन सा भाग, किस भाग से संबंधित है ये, भाग 4 क। तो भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं भाई, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल करे गए हैं, ठीक है, कब करे गए हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान बना तो उसमें नहीं थे, ये बाद में जोड़ी गई हैं ये चीजें। क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट है, एक चीज और पढ़ लो इसमें, हमने एक आर्टिकल पढ़ रखा है 74वां आर्टिकल, अनुच्छेद 74, ठीक है। ये दिख रहा है अनुच्छेद, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो दिख जाएगा, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में आपने क्या पढ़ा है ये बताओ, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह, सहायता, परामर्श के लिए, ठीक है, एक मंत्री परिषद होगी। अब भाई, ठीक है, ये चीज पढ़ी है हमने आर्टिकल 74 में। 75 में क्या पढ़ा था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्री लगाएगा। तो ये 74 में ना, इसमें ये बात जोड़ी गई है, ठीक है, इसमें संशोधन करा गया। इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करेगा, मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करेगा, ठीक है। मतलब ये बात इसमें जोड़ी गई है कि मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करेगा राष्ट्रपति, ठीक है, कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करेगा, उसको उसकी सलाह माननी पड़ेगी। इसके लिए बाध्यकारी बना दी है वो सलाह, ठीक है। क्या कर दी, उसके लिए कंपलसरी कर दिया, राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की, प्रधानमंत्री की बात मानना अब कंपलसरी है, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए क्या कंपलसरी है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की बात मानना। मंत्री परिषद की बात मानना कंपलसरी है। जो हम पढ़ते हैं ना, ये राष्ट्रपति तो नाम मात्र का शासक है, इनका वास्तविक शासक कौन है, प्रधानमंत्री है। तो वो इसी वजह से है क्योंकि ये उसके लिए कंपल्सन है कि उसको माननी पड़ती है, वो चीजें माननी पड़ेंगी उसको, ठीक है। तो मंत्री परिषद की सलाह, अब इसमें ये जगह कम रहेगी, ये आएगा नहीं, ठीक है। बस इतना लिख देता हूं कि सलाह से काम करेगा भाई। उसकी सलाह से ही काम करना है इसको, ठीक है। ये 4 चीज़ हैं, ये 4 चीज़ ध्यान रख लेना। और बहुत सारी बातें हैं क्योंकि जब हम इसको लघु संविधान बोल ही रहे हैं तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। पर ये 4 तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अगर 1% ये मैं वैसे बता दिया कि आप हमने ये पढ़ी है ये चीज़ें, ठीक है। ये 3 ऊपर वाले काफ़ी ज़्यादा जरूरी हैं, ये ध्यान रखना है आपको जरूर से भी जरूर। अब क्या हुआ, ये देखो, ये डेट क्या है, ये कौन सा साल है ये, ठीक है, 76 है। ये तो वरना भी दिख रहा है। मतलब क्या हुआ था इस दौरान, क्या चल रही थी इंपॉर्टेंट चीज, आपातकाल चल रहा था ना। तो ये आपातकाल में करा गया है, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेता है, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, ये बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये बताया जाए आपको। आपातकालीन जो संशोधन है, ठीक है, यही तो है। या फिर ये पूछ लिया 42वां संविधान संशोधन के टाइम पर कौन प्रधानमंत्री था, तो ये बताने की जरूरत थोड़ी ना है, ये थोड़ी सी कॉमन सेंस है, वैसे भी हमने देखने होते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो आपातकाल में ये चीज़ करी है, एक तरह से लगा लो, ठीक है। तो जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार गई, इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, नई सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार आ गई, ठीक है। और नई सरकार ने जो इसने ये संविधान में आपातकाल के दौरान जो भी उल्टे काम करे थे ना, ठीक है, जो भी इनको लग रहा था कि इसने गलत काम करे इंदिरा गांधी ने इस दौरान, इन्होंने उसमें सुधार करने के लिए ये 44वां संविधान संशोधन लेके आए, ठीक है। मतलब जो काम उस टाइम पर हो गए थे आपातकाल के दौरान, उन कामों को ठीक करने के लिए एक संविधान संशोधन लेके आया गया, ठीक है, 1978 में। उसका नाम है 44वां संविधान संशोधन। उसमें क्या करा गया, इसके अलावा कोई चीजें करी जाएंगी, इसको ठीक करने की कुछ चीजें करी जाएंगी कि इसको ठीक करेंगे। तो बहुत सारे काम इसके ठीक करे इन्होंने, ठीक है, इनके काफी ज्यादा काम ठीक करे। तो उन्हीं कामों में से एक काम क्या ठीक करा, सबसे लास्ट में जो पढ़ा है उसी को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करा इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार तो काम करेगा, ठीक है, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, माननी पड़ेगी सलाह। पर राष्ट्रपति चाहे तो जो मंत्री परिषद की सलाह है उसको दोबारा विचार के लिए दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है,
तो पुनर्विचार के लिए लौटाने की जो बात है ना वो जोड़ दी इन्होंने, ठीक है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए। पुनः विचार के लिए कह सकता है भाई आप दोबारा से विचार कर लो, पर अगर दोबारा विचार करके फिर भी वो ऐसी की ऐसी वापस सलाह कर दें तो माननी पड़ेगी, तो फिर बाध्य है उसके लिए, फिर माननी पड़ेगी, ठीक है। क्या हो रहा है, बोर हो रहे हो क्या, नींद आ रही है? मतलब बोर हो रहे हो, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट हैवी हो गया है या कराया नहीं है, भूखे ने भी आती है नींद। चलो अभी तो सुबह सुबह जब ये हाल रहेगा आप लोगों का, ठीक है, या ठीक है, तो दिन में क्या रहेगा फिर, शाम होते होते तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बिस्तर लग जाएगा, हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं भाई, 2-3 चीज़ें हैं, ये कर लेते हैं उसके बाद ख़त्म करते हैं, इतना टाइम है भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन, ये तो हो गया, चलो ठीक है। 44वें संविधान संशोधन जाना जाता, सबसे ज़्यादा जाना जाता 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को ख़त्म करने के लिए। संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार खत्म कर दिया, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा गए, मौलिक अधिकार नहीं रहेगा भाई, इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है। अब कैसा अधिकार रहेगा, ठीक है, अब कैसा अधिकार रहेगा, ये कानूनी अधिकार रहेगा। और संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, ठीक है, और 19F 1F, ये 2 आर्टिकल होते थे, ठीक है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F 1F। तो इनको हटा दिया, ठीक है, इनको खत्म कर दिया, एक तरह से ये लगा लो अब ये आर्टिकल नहीं है, इनकी जगह एक नया आर्टिकल जोड़ दिया, ठीक है, कौन सा, 300A, आर्टिकल 300A जोड़ दिया, ठीक है। अब ये कानूनी अधिकार कौन से आर्टिकल में है, 300A में, ठीक है। अब कौन सा अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, और ये काम कौन से संविधान संशोधन से करा है, 44वें संविधान संशोधन से करा है ये काम, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको, इसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा इसके तहत एक चीज़ हमने पढ़ी, अभी कल परसों हम पढ़ रहे थे, संविधान आपातकाल पढ़ रहे थे हम, है ना, आपातकाल। मैंने आपातकाल जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, आपातकाल लगाने के आधार क्या है, ठीक है, क्या आधार है, ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, ठीक है, और आंतरिक शांति। ये है भाई आंतरिक शांति, एक वर्ड था पहले जब हमारा संविधान में, ठीक है, 300 भाग कौन सा था ये, भाग 18 में आपातकाल में, ठीक है, लगाने के जो आधार थे, जो ग्राउंड्स थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति, ये 3 शब्द होते थे, इनके आधार पर हम आपातकाल लगा सकते हैं, राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। अब क्या करा गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, क्या कर दिया, ये आंतरिक शांति को हटा दिया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। तो अब जो हम पढ़ते हैं ना, अब हम ये पढ़ते हैं भाई, ये तीनों पढ़ते हैं अब हम, ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार हैं अब, ठीक है, किस चीज के, आपातकाल लगाने के। अब आंतरिक शांति नहीं है। और क्यों नहीं आंतरिक शांति, क्यों हटाया इसको, क्योंकि जो 42वें संविधान संशोधन में बता रहा था ना, मैं सुधार कर रहे हैं, क्योंकि 1975 में जो आपातकाल लगा था वो इसी आधार पर लगा था, आंतरिक शांति के आधार पर ही लगाया गया था वो आपातकाल, ठीक है। अब उसको हटाना था कि अगली बार ऐसी कोई दिक्कत ना हो जाए,
कि अगली बार ऐसा कोई कुछ ना कर दें या अगली बार ऐसी कोई गड़बड़ ना कर दे, कोई भी सरकार ऐसा ना कर दे कि खाली कह दे आंतरिक शांति और हम आपातकाल लगा रहे हैं, ठीक है, तो नहीं चलेगी बात। इसके अलावा आपातकाल लगाने के लिए लिखित मंजूरी, ठीक है, एक क्या थी, मंत्रिपरिषद की लिखित मंजूरी, ये भी जोड़ी गई थी बात इसी में। राष्ट्रपति, अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कहती है या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहता है कि आपातकाल की घोषणा करो, तो राष्ट्रपति उससे लिखित मंजूरी मांगेगा भाई, ठीक है। मंत्रिपरिषद की लिखित मंजूरी, लिखित में दो, रिटर्न में दो मेरे को, कि पूरी मंत्रिपरिषद ये चाह रही है, तो रिटर्न में लेंगे उससे और फिर राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। ये बात भी यहीं जोड़ी गई है, ठीक है, लिखित मंजूरी चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीजें होगी हैं, संपत्ति का अधिकार हटा दिया मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, ठीक है। आंतरिक शांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया है, ठीक है। आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित मंजूरी चाहिएगी, ठीक है। मंत्रिपरिषद लिखित में राष्ट्रपति को देगी, ठीक है, तब राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा, ठीक है, ये चीज होगी। इसके अलावा आपातकाल के दौरान किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं होंगे, वो बात भी यहीं जोड़ी गई है, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं ना, जो अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, कौन से मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी कंडीशन में, ठीक है, खत्म नहीं होते हैं, निलंबित नहीं रहते हैं, लागू रहते हैं, आर्टिकल 20, ठीक है, और आर्टिकल 21 जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा रहते हैं, चाहे आपातकाल लग रहा हो, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा हो, ठीक है, या कोई और कंडीशन हो। 20 और 21 कभी भी खत्म नहीं होंगे। ये बात भी कहाँ पर जोड़ी गई है, 44वां संविधान संशोधन में ही जोड़ी गई है, ठीक है। हाँ भाई, 32 क्या हो जाएगा, आपातकाल में आर्टिकल 32, आप जो रेमेडी चाह रहे हो ना, जो आप उपचार चाह रहे हो, वो आपको नहीं मिलेंगे, उनको निलंबित कर दें भाई, कुछ देर के बाद आना आप, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका मतलब क्या है, 20 में क्या है, 20 में क्या है, ठीक है, गिरफ्तारी, ठीक है, आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, ठीक है, गिरफ्तारी से रिलेटेड है ये चीजें, के बिना वजह उठाया और गिर दिया जेल में। और 21 में क्या है, ठीक है, आपातकाल लगा दिया, लोगों को देनी शुरू कर दी फांसी, है, ठीक है, मारना शुरू कर दिया, तो ये चीजें नहीं होंगी ना, ये चीजें जरूरी हैं, ये स्वतंत्रता और जिंदगी से संबंधित आदमी की, ठीक है, लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, तो ये चीजें हमेशा लागू रहेंगी, ठीक है। ये भी बात कहाँ पर है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत है, ठीक है। ये हो गए भाई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बस तुम बोर होने लग रहे हो, हैं, लग रहा है मेरे को ऐसा, हैं, और टाइम हो गया, मतलब टाइम भी हो गया फिर, ठीक है। तो इनमें अभी तक हमने जो भी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत लग रही है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ, ठीक है, हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर अब की क्लास है ख़त्म, ठीक है। है भाई कुछ किसी का कोई क्वेश्चन?